दोनों फैसिलिटी होने के बावजूद मेरी साइट पर इंटरनेट नहीं काम कर रहा। वाईफ़ाई भी इस टाइम पे कोई प्रॉब्लम आ गई है। आई थिंक टॉवर में कोई इशू है। ओके, स्क्रीन आप लोगों को शो हो रही है? मैम शो हो रही है। ओके, वालेकुम अस्सलाम। हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा-सा आप लोगों से कुछ क्वेश्चनिंग करना चाहूँगी नेम कॉल करके। अच्छा, सैफुल्लाह ने हैंड रेज़ किया हुआ है, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं मैडम जी, कुछ कहना नहीं है। समझ नहीं आई है आपकी बात मुझे, डिस्टॉर्शन थी। अस्सलाम वालेकुम मैडम, मैंने कुछ कहना नहीं, वैसे हाथ खड़ा कर दिया। ओके, ओके, ओके। अच्छा जी, तो मुझे बताएँगी मरियम सहर, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि मुझे जो है कंटीन्यूअस और कैटेगोरिकल वेरिएबल, ये 2 मैंने आपको पढ़ाए थे, तो इसमें आप इनको ज़रा थोड़ा-सा डिफ़ाइन कर दें। मरियम सहर। ओके, राहत खालिद आप बताएँ मुझे। क्या बात है! शगुफ्ता राना। मैंने आज सोचा था कि मैं आप लोगों से एट द एंड जब टेस्ट लूँगी तो तब बजाय ये कि मुझे तब जाकर पता चले कि आपको अभी मतलब कुछ एरियाज़ वीक हैं, तो मैं आपसे आज थोड़ा-सा प्रीवियस है वो पूछूँगी कि आपके माइंड में क्या है। जैसा भी आता है, जो भी माइंड में आ रहा है कैटेगोरिकल एंड कंटीन्यूअस वेरिएबल के बारे में, नाम से ही पता चल रहा है, बहुत सिंपल है। तो मुझे कोई भी स्टूडेंट खुद ही एक्सप्लेन कर दे अपने वर्ड्स में, जैसा भी आपके माइंड में जो भी बात आ रही है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम जी अस्सलाम। मैम। जी शगुफ्ता, आप हाँ जी। बताएँ मुझे जी कि कैटेगोरिकल एंड कंटीन्यूअस वेरिएबल्स कौन से वेरिएबल्स होते हैं? मैम, कैटेगोरिकल वेरिएबल जो है ना, आपने दूसरा इसका बताया था तो ये कंटिन्यूअस नहीं होते, और ये कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, कैटेगरीज बना फॉर दी जाती हैं, एग्ज़ाम्पल? कैटेगोरिकल वेरिएबल होते हैं जो, और इनकी जो कंटिन्यूअस होते हैं, इनकी कंटिन्यूअस स्टेटमेंट होती है, मतलब कोई भी जो हमारा जवाब आता है वो मतलब कि कंटिन्यूअस वे में आएगा, कोई उनकी वैल्यू होगी, उन्हें कंटिन्यूअस वेरिएबल मतलब कोई कहेंगे। भी अपर और लोअर रेंज के दरमियान किसी मीन्स भी के पॉइंट की जैसे वैल्यू आ कि, सकती है। जी मैम, जैसे कि हाइट का जिक्र हो रहा था जी, कि बिल्कुल। वो कंटिन्यूअस स्टेट में आती है, कोई 5 फुट 3 इंच, कोई ऐसे, बिल्कुल, तो इस इसी तरह तरह के अब एक वेरिएबल्स एग्ज़ाम्पल होते आप हैं। मुझे कैटेगोरिकल वेरिएबल की भी दें। मैम, जो कैटेगोरिकल वेरिएबल होते हैं, ये कैटेगरीज मुकम्मल होती है, मतलब कोई भी जो आपकी स्टेटमेंट होगी वो एक फिक्स्ड होगी, मतलब फॉर जो फिक्स एग्ज़ाम्पल? स्टेटमेंट होगी। जैसा कि कोई भी हम डाटा लेंगे, वो मेल और फीमेल का हो गया, कोई बिल्कुल, एक कैटेगरी स्पेसिफिक कैटेगरी एज। आप इसको ऐसे एक्सप्लेन करेंगे कि जेंडर की अगर जी, कैटेगरी होगी तो कोई उसके 2 स्पे- वेरिएबल, 2 पॉइंट्स होंगे, एक मेल और एक फीमेल। ठीक है? ओके, हाँ वेरी जी, गुड बिल्कुल शगुफ्ता। जी मैम। हाँ जी, ये जैसा कि हम एज के जी, ठीक है मैम। बिल्कुल ठीक कह रही हैं, वेरी गुड। अच्छा जी, अब मुझे मलिक एहसानुल्लाह, आप मुझे बताएँ कि इंटरनल वैलिडिटी क्या होती है? प्लीज़ रिस्पॉन्स दें मुझे, ताकि मुझे पता भी चले कि आप लोग क्या सुनते हैं। ओके, कोई स्टूडेंट, मलिक एहसानुल्लाह आई थिंक। यस मैम। जी जी मैम, क्या पूछ रही हैं? मैं पूछ रही हूँ इंटरनल वैलिडिटी जी के जी, मैं बारे में सुन रहा हूँ। बताएँ आप। जी मैम, इंटरनल वैलिडिटी जो है ना वो इसका ना
जी जी। जी, इंटरनल वैलिडिटी रिलेट्स व्हेन स्टडी इज कंडक्टेड, किस तरीके से हम स्टडी को पढ़ाते हैं, ये हम स्टडी करवाते हैं बच्चों को। हाँ, लेकिन मैंने इसका एक आपको की टर्म बताई थी जिससे आप इसे इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे। वो क्या वर्ड बताया था मैंने, इंटरनल से रिलेट कर रहा था जो? मैम मैं बताऊं? जी जी जी, आप बताएं। मैम मैं बताऊं? मैम आपने कहा था जो ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर सके, नहीं। जो फुलफिल्स ऑब्जेक्टिव मैम मैं बताऊं? स्ट्रक्चर। जी फिजा, आप ट्राई करें। मैम मदीहा। मदीहा बोल रही हैं, ओके। मैम फिजा जो ने भी माइक स्ट्रक्चर, ऑन किया हुआ है ना। अच्छा, मदीहा आप बोले। अच्छा, वो मैम फिजा बोल रही इंटरवेन। इंटरवेन। नहीं, इंटरवेन कहते हैं मुदाखलत करने को, वो वेरिएबल की टाइप है। इंटरनल आप का, मैम क्या पूछ रही? मैंने इंटरनल वेरिएबल पूछा है आपसे। वैलिडिटी आप पूछ रही? इंटरनल वैलिडिटी अच्छा पूछा अच्छा है, हाँ सही जी। है, सॉरी। ओके ओके ओके। मैं वो इंटरनल, इंटरवेन नहीं देख रही थी। ओके मैम। ओके। इंटरनल का मैं बताती हूँ कि मैंने इंटरनल की बात की थी कि जब आपके किसी भी, मैम मैं बताती हूँ। जी बताएं। एक सिस्टमैटिक वे में ना हमने उसको अपनी रिसर्च को स्ट्रक्चर करना होता है, बिल्कुल स्ट्रक्चर उसको मेरा ख्याल इंटरनल है वैलिडिटी काफी कहते हैं। बिल्कुल, रहता है। जी जी बिल्कुल, स्ट्रक्चर का वर्ड था कि किसी भी जी मतलब स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर करना की होता है किसी भी बात हो। सिस्टमैटिक वे में हमने रिसर्च को। हाँ, सिस्टमैटिक को आप बेशक ना यूज़ करें, आप ये करें कि जो उसका स्ट्रक्चर है वो अकॉर्डिंग टू दी पैटर्न, यानी है, या अकॉर्डिंग टू द वे है जिसमें आप वो रिसर्च करने जा रहे हैं, तो इसका मतलब है वो इंटरनली वैलिड है। ठीक है? स्ट्रक्चर की बात होती है यहाँ पर। यस मैम। ओके, चलें, अब ज़्यादा टाइम नहीं हम वो करते, अब मैं नेक्स्ट जा रही हूँ, लेकिन आप लोग प्लीज़ अपने टाइम को ऐसे वेस्ट मत करें, साथ-साथ स्टडी किया करें, कॉन्सेप्ट्स क्लियर किया करें। मैंने मटीरियल भी है वो बहुत शॉर्ट इसीलिए बनाया है, मैंने बहुत डिटेल आपके सामने, अब बुक्स में पूरे-पूरे चैप्टर्स बने हुए हैं और बहुत डिटेल्ड में है हर चीज़, लेकिन मैंने शॉर्ट मटीरियल सिर्फ़ इसीलिए बनाया है कि आप सिर्फ़ कॉन्सेप्चुअल स्टडी करें, कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हों। अच्छा जी, हमने कल पढ़ा था पॉपुलेशन सैंपल एंड सैम्पलिंग के बारे में, और सैम्पलिंग टेक्निक्स जो हैं वो आज हमने डिस्कस करनी थी। सैम्पलिंग टेक्निक्स 2 होती हैं, मतलब ये वो टेक्निक्स हैं जो पॉपुलेशन से सैंपल ड्रॉ करने के लिए हम वो करते हैं, एडॉप्ट करते हैं, या जिन टेक्निक्स को हम यूज़ करते हैं। तो ये 2 तरह की हैं, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या होती है और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या होती है? सबसे पहले हम इन 2 को पढ़ लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मीन्स, जो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होती है ना, इसमें सिंपल आप माइंड में रखें कि प्रोबेबिलिटी कहते हैं इम्कानात को, ठीक है? कि हर जो पॉपुलेशन में हर पार्टिसिपेंट है, जितने भी लोग हैं, हर एक को मतलब होता है कि शायद हमें भी चांस मिल जाए, ठीक है? प्रोबेबल शायद से भी निकला है, ठीक है? यानी उन्हें ये इम्कान नज़र आता है कि इतनी पॉपुलेशन में से जितना मेरे इस वाले बंदे का हक है सेलेक्ट होने का, तो उतना मुझे भी, मेरे पास भी ऑप्शन है, चांस होगा। अब आपको ये नहीं पता कि मतलब 50-50% हर एक के को होता है कि हम सिलेक्ट किए जा सकते हैं उस पॉपुलेशन में से। अब रैंडम सिलेक्शन होती है, ठीक है? प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है कि रैंडम सिलेक्शन होती है। पॉपुलेशन में से हम सैंपल को रैंडमली बगैर किसी उसके दरमियान से पिक कर लेते हैं कि बस हमें ये पार्टिसिपेंट चाहिए या ये चाहिए, ये चाहिए। हम दरमियान में से, जिस तरह फॉर एग्जांपल आप कुछ शोज़ देखते हैं, उसमें जो होता है, कुरानदाज़ी की एग्जांपल ले लें कि लकी ड्रॉ किया जाता है, तो उसमें तमाम वो जो उनके कार्ड्स होते हैं या टोकन्स होते हैं, वो एक जगह पर कलेक्ट कर लिए जाते हैं। तो वो जो तमाम टोकन्स हैं, वो पूरा बॉक्स जो है वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आप उसमें से कोई सा भी पिक करते हैं, तो उस टाइम पे जो सारे मौजूद हैं, उन तमाम की जो प्रोबेबिलिटी है वो इक्वल होती है, यानी उनमें से कोई सा भी सिलेक्ट किया जा सकता है। तो अब आप रैंडमली उनमें से एक-एक उठाना शुरू करते हैं। तो जो रैंडम, जहाँ पर रैंडमाइज़ेशन इन्वॉल्व हो रही हो, वो सैंपलिंग टेक्नीक प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्नीक कहलाती है। क्लियर है? यस मैम। और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है वो मैम बिल्कुल, इसका उर्दू में भी थोड़ा थोड़ा सा बता दिया कर दिया। ओके,
उर्दू में मैं आप लोगों को ये रैंडमाइजेशन, रैंडम सिलेक्शन ये मैं इसलिए इंग्लिश में बोल रही हूँ कि जो पेपर हैं वो इन्हीं टर्म को यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है? पेपर में आपके यही वर्ड्स यूज़ हो रहे होंगे। अगर मैं इन्हें यूज़ नहीं करूँगी तो आपको वो बिल्कुल न्यू चीज़ लगेगी और आपके लिए ही प्रॉब्लम होगी। लेकिन मैं उर्दू में बताती हूँ कि रैंडम सिलेक्शन ये होती है कि आप अपनी मर्ज़ी से किसी को भी दरमियान में से चूज़ कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है? तो उसे कहते हैं रैंडम सिलेक्शन। तो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का मतलब ये है कि जो आप प्रोसेस कर सैंपलिंग कहते हैं ना प्रोसेस को, सैंपल सेलेक्ट करने के। तो जो भी आप सैंपल सेलेक्ट कर रहे हैं, जब भी सैंपल सेलेक्ट करने की बात हो तो आपके माइंड में ये ना हो कि सैंपल क्या, सैंपल का मतलब आप ये समझ लें कि वो लोग जिन्हें आप अपनी स्टडी का हिस्सा बनाना चाह रहे हैं। आप वो लोग पिक करना चुनना चाह रहे हैं, तो आप दरमियान-दरमियान में से लोग जो भी उठाएँगे अपनी मर्ज़ी से या जो भी है, उसे कहते हैं रैंडम सिलेक्शन, ठीक है? रैंडमली आप कर लेंगे। मैथमेटिक्स में एक रैंडम टेबल यूज़ हुआ करती थी, शायद आप लोगों ने भी स्कूल लेवल में की हो कि आप उसके ऊपर बस जस्ट ऐसे फिंगर यूज़ करते थे और जिस नंबर पे फिंगर होती थी आप उसको उस रैंडम नंबर को ले लेते थे, ठीक है? सेलेक्ट कर लेते थे। तो वो रैंडम टेबल भी है, वो भी प्रोबेबिलिटी की ही एग्जांपल होती है। प्रोबेबिलिटी का मतलब ये होता है कि जितने भी आपके पास डाटा है, उनमें सबके पास बराबर चांस है सिलेक्ट किए जाने का। हर एक उस वक़्त बराबर पोज़ीशन में खड़ा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप, मैं, हम सारे इकट्ठे एक जगह पर हैं और हम सबको किसी भी एक चीज़ के लिए कि हम सब में से सिर्फ़ 3 से 4 लोगों को चुना जाना है। तो हम सब उस वक़्त इस पोज़ीशन में बैठे होते हैं, हमारे माइंड में यही चल रहा होता है कि शायद मैं भी उन 4-5 लोगों में शामिल हूँ। हर बंदे की यही सोच होती है, ठीक है? उस वक़्त यानी सबको जो चुने जाने का इम्कान होता है, वो सबका इक्वल होता है। अब उसमें से जो होता है रिसर्चर, वो अपनी मर्ज़ी की बेस पे रैंडमली दरमियान-दरमियान में से उठा लेता है, ठीक है? जिन्हें फिर वो उठा लेता है, वो बन जाते हैं सैंपल। पहले वो सब मिलके होते हैं पॉपुलेशन, जब वो रैंडमली उठा लेता है दरमियान में से लोगों को सिलेक्ट कर लेता है तो वो बन जाते हैं सैंपल। और जिस तरीके से उसने उन्हें सिलेक्ट किया है वो कहलाती है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इसलिए कहलाती है कि इसमें रैंडमली सिलेक्शन हो रही है, यानी वो दरमियान में से किसी को भी ले रहा है, ठीक है? हाँ जी, मेरी आवाज़ आ रही है ना? नेटवर्क का इशू तो नहीं हो गया? यस मैम। ओके, मुझे रिस्पॉन्स यस देते मैम। रहें। कहीं ऐसा ना हो कि मैं बोलती रहूँ और पता चले वहाँ पर तो मैं, क्योंकि अब वो बैक पे जाके देख नहीं सकती हूँ। मैं सेल पर तो फिर भी देख रही हूँ, लेकिन कोई आइडिया नहीं है मुझे कि आवाज़ मेरी आ रही है या नहीं। ओके, नॉन प्रोबेबिलिटी, ये जिन्होंने मुझसे पूछा था क्वेश्चन, आई डोंट नो किन्होंने पूछा था, उन्हें समझ में आ गई है ये बात जो आसान मतलब कह रहे थे कि मैं उर्दू में उन्हें क्लियर करूँ? जी जी जी, हाँ जी, आ गई मैम समझ। ओके एहसान ओके ओके। अच्छा जी, अब है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक। ये बिल्कुल ऑपोज़िट है, यानी इसमें आप ये समझ लें कि इसमें रैंडम सिलेक्शन नहीं होती, ठीक है? इसमें बिल्कुल भी रैंडम सिलेक्शन इन्वॉल्व नहीं होती। तो नॉन प्रोबेबिलिटी मतलब नॉन रैंडम सिलेक्शन होती है, मतलब ये कि आप दरमियान में से ऐसे ही नहीं उठा लेते, आप अपनी मतलब कन्वीनियंस के लिहाज से उठाते हैं, या अब ये समझ लें कि इसमें फ़ेवरेटिज़्म भी आ जाती है, इसमें बायसनेस भी आ जाती है। बायसनेस इसे कहते हैं कि आपकी अपनी मर्ज़ी शामिल होती है। अब हो सकता है कि हम में से मतलब दरमियान-दरमियान में से सिलेक्ट किया जाए, तो कोई मतलब फ़ेवरेटिज़्म बेस पे या एज़ अ टीचर मुझे ले ले, ठीक है? तो यहाँ पर यानी अल्लाह दादा को दे बायसनेस। आओ। जी? क्या कह रहे हैं? ओके, यहाँ पर ना बायसनेस इन्वॉल्व होती है रिसर्चर की, यानी रैंडमली नहीं वो किसी को भी पिक कर रहा होता, उसके माइंड में कुछ चल रहा होता है। वो या तो मतलब अपनी कन्वीनियंस के लिहाज से देखता है, मतलब अगर वो आराम पसंद है, तो वो अपने करीब-करीब वाले जो हैं, जिनके जो या काम वाले बंदे, जिनका उसे पता है उसे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वो उसे करके दे देंगे काम, वो सिर्फ़ उन्हें रख ले, ठीक है? या स्टूडेंट्स अगर बैठे हैं, उनमें से उसने सेलेक्ट करने हैं, तो वो उसमें से ज़हीन-ज़हीन स्टूडेंट्स को पिक कर ले। तो ये चीज़ें नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक कहलाती है। नॉन रैंडमली वो मतलब सेलेक्ट करता है और इसमें बायसनेस इन्वॉल्व होती है।
लेकिन नॉन प्रोबेबिलिटी का जो डाटा होता है वो ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं होता। किस वजह से नहीं होता? कॉमन सेंस की बात है ना, जिसमें अपनी मर्ज़ी रिसर्चर शामिल करेगा, अपनी मर्ज़ी के लिहाज से पार्टिसिपेंट सेलेक्ट करेगा, तो ज़ाहिर-सी बात है ज़्यादातर चांसेस यही होंगे कि स्टडी का जो रिज़ल्ट्स हैं वो भी उसी की मर्ज़ी के मुताबिक ही जा रहे हैं, वो फेयर नहीं जा रहे। तो इसलिए नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग जो होती है वो ज़्यादा मतलब उसके जो रिज़ल्ट्स होते हैं वो ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं होते, जबकि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होती है उसमें वो दरमियान से उठाता है, वो नहीं जानता इनमें से कौन ज़हीन है, कौन ज़हीन नहीं है, ना वो ये जानता है इनमें से कौन मतलब ज़्यादा काम वाला बंदा है और कौन बिल्कुल काम का नहीं है। तो ये वाली चीज़ें प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में होती हैं और ये ज़रा ऑथेंटिक रिसर्च होती है। अब हम ये जो दोनों टेक्निक्स थी प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी, इनकी कुछ टाइप्स हैं, मतलब इनके मेथड्स हैं कि रैंडम बेसिस पर किन-किन तरीकों से हम सिलेक्ट कर सकते हैं और नॉन रैंडमली हम किन-किन तरीकों से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हम स्टडी करते हैं प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की टाइप्स को। सिंपल रैंडम सैंपल, सिस्टमैटिक सैंपल, स्ट्रैटिफाइड सैंपल और क्लस्टर सैंपल। इन 4 तरीकों को यूज़ करते हुए हम रैंडमली सिलेक्शन कर सकते हैं अपने पार्टिसिपेंट्स की। ठीक है? आवाज़ आ रही है मेरी स्टूडेंट्स? यस मैम। ओके। अब हम सिंपल रैंडम सैंपलिंग पढ़ते हैं। ये एक सिंपल वे है रैंडम सिलेक्शन का, जो कि मैंने आपको प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की डेफिनेशन में ही बता दिया है कि आपके सामने पार्टिसिपेंट्स हैं, मेल एंड फीमेल। ये जो 2 कलर्स आपको इमेज में शो हो रहे हैं, ग्रीन एंड ब्लू, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैटेगरीज़ को, ठीक है? करैक्टरिस्टिक्स को, कि मतलब ये डिफरेंट हैं एक दूसरे से, वो ये बताना चाह रहे हैं। जो ग्रीन कलर वाले हैं वो एक जैसे लोग हैं और जो ब्लू वाले हैं वो एक जैसे लोग हैं। इधर जो मेरे जो इमेजेस हैं वो जो शो कर रहे हैं उनमें मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो ग्रीन कलर है वो फीमेल्स हैं और जो ब्लू कलर है वो मेल्स हैं, ठीक है? मेरे पास ये टोटल पार्टिसिपेंट है। मैं सिर्फ इस वक्त सिंपल रैंडम सैंपल वाले इमेज पे फोकस करें, उसकी बात कर रही हूँ कि सिंपल रैंडम सैंपल में वो क्या कर रहे हैं कि जो हमने प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन पढ़ी है सेम वही यही है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग ही है। इसमें क्या है, हर मेंबर को के पास इक्वल चांस है सिलेक्शन का, यानी हर मेंबर इस वक्त जब यहाँ पर एक लाइन में खड़ा है तो हर मेंबर इस वक्त खुद को बराबर ही अहल समझ रहा है, ठीक है? लेकिन अब फॉर एग्जांपल मैं इसकी मिसाल ये देती हूँ, पीपीएससी का टेस्ट क्लियर करने के बाद हम इंटरव्यू में चले गए हैं, तो इंटरव्यू में उस वक्त जितने भी कैंडिडेट वहाँ मौजूद हैं वो सारे, उनके पास जो है इक्वल मतलब प्रोबेबिलिटी है फॉर सिलेक्शन, यानी उन्हें सबको ही है कि कोई पता नहीं है, मतलब इस तरह वाली सिचुएशन नहीं है कि वो उसको कह रहे हैं तुम ज़्यादा ज़हीन हो, तुम ज़्यादा ज़हीन हो, ऐसे नहीं है। सिलेक्शन जो करनी है वो पैनल ने करनी है, इस वक्त सारे पैनल के लिए इक्वल है, ठीक है? तो सिंपल वो जो इक्वल वाली चीज़ है उसे कहते हैं कि एवरी मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड, ठीक है? ये सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के स्टेटमेंट है। अगर आपसे सिंपल ऐसी स्टेटमेंट आ जाए कि एवरी मेंबर ऑफ पॉपुलेशन हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड, तो वो उसे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं, ठीक है? और अगर रैंडमली का वर्ड आ जाए तो वो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के लिए यूज़ होगा। क्लियर है? अब इस तस्वीर में दिखाया गया है कि यहाँ पर मेल एंड फीमेल इकट्ठे हैं यहाँ पर, ठीक है? अस्सलामुअलैकुम मैम, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। किसी को नहीं आ रही मेरी आवाज़? मैम आ रही है। क्लियर है। आ रही है, जिसको आवाज नहीं आ रही वो दोबारा ज्वाइन करे, अगेन कट के ना आप ज्वाइन करे। रीज्वाइन कर लें क्योंकि आवाज़ तो आ रही है मेरी। अच्छा जी, तो अब यहाँ पर आप इमेज में देखें कि मेल एंड फीमेल दोनों जो कैटेगरीज़ हैं वो इकट्ठे यहाँ पर मौजूद हैं। पूरी ये मेरी एक पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अब मैंने इनमें से मतलब रैंडमली अपनी पार्टिसिपेंट सेलेक्ट करने हैं, सैंपल सेलेक्ट करना है। अब मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक मुझे चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल इन्होंने यहाँ पर 2, 2, 4 और 1 5 लोग सेलेक्ट किए हुए हैं। अब मुझे नहीं पता कि मैं कितनी फीमेल करूँ, कितनी मेल करूँ, लेकिन जस्ट मैंने रैंडमली सेलेक्ट करना है। अब आपने खुद देखा है कि इन्होंने एक फ़र्स्ट नंबर सेलेक्ट कर लिया है, फिर एक ये सेलेक्ट कर लिया है, फिर एक वो सेलेक्ट किया है
ये और देन ये अपनी मर्जी से उठा लिए हैं, कोई तरतीब नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। अपनी मर्जी से रैंडमली सिलेक्शन कर लिया। मर्जी से का वर्ड यहाँ पर यूज़ नहीं करते, क्योंकि जो मर्जी वाला आंसर है वो नॉन प्रोबेबिलिटी में शामिल होता है, रिसर्चर अपनी मर्जी से। बस इसमें ये है कि रैंडमली रिसर्चर ने बस ऐसे ही इशारा कर दिया कि जी आप आ जाएं, आप आ जाएं, आप आ जाएं, ठीक है। तो वो रैंडमली उसने उठा लिए, लेकिन उसकी कोई ऐसे मतलब ऐसे नहीं है कि कोई जान पहचान है उसकी बेस पे उठाए हैं। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की एक यही वो है कि वो बस ऐसे ही रैंडमली दरमियान दरमियान में से लोग पिक कर लेता है। उसने 5 ले लिए इनमें से, ठीक है। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्लियर है, ये सिंपल इसका कॉन्सेप्ट यही है। जी मैम क्लियर है। ओके, आगे है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग होती है, अब इसमें क्या होता है कि इसमें होता यही है कि आप रैंडमली सेलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन एक सिस्टमैटिक वे में, ठीक है। आपने बहुत सारी जगहों पे पढ़ा होगा एवरी केथ नंबर, KTH लिखा होता है, ठीक है। एवरी केथ नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स या एवरी nth नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स। इसका मतलब ये होता है कि आप एक नंबर फिक्स कर लेते हैं कि आपने हर सेकंड मतलब एक को छोड़कर एक पार्टिसिपेंट है उसे ले लेना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगी कि आप इसको फर्स्ट को छोड़ के सेकंड ले लिया, थर्ड को छोड़ के फिर सेकंड ले लिया, फिर एक को छोड़कर एक ले लिया, ठीक है। उस लिहाज से पार्टिसिपेंट सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर इन्होंने जो सीक्वेंस यूज़ किया, उसने क्या सिस्टमैटिक सीक्वेंस यूज़ किया कि उसने जस्ट शुरू से मतलब 5 सेलेक्ट करने थे, तो उस लिहाज से सीक्वेंस क्या बनाया, उसने पहले और आखिरी वाले को हटा दिया, उसके बाद सेकंड से स्टार्ट किया, फिर 2-2 का वो गैप देके अगला बंदा लेता गया है। समझ में आ रही है? इससे क्या हुआ कि उसे 5 ही चाहिए थे और एक नंबर जो उसने डिसाइड किया था उसी सीक्वेंस से, उसी गैप से वो जा रहा है और उसका वो सीक्वेंस पूरा हो रहा है, ठीक है। और फर्स्ट एंड लास्ट वाले को उसने इग्नोर कर दिया। तो ऐसा सिस्टमैटिक वे जिसमें वो डिसाइड कर ले कि कितना गैप या कितना इंटरवल उसने यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल उसने हर उसके पास ये टोटल ये पार्टिसिपेंट्स गिन लेंगे कितने हैं, ये तकरीबन हैं 3, 5, 9, 15 हैं। 15 में से टोटल 5 लोग सेलेक्ट कर रहा है। इधर भी 5 किए थे अपनी मर्ज़ी से। 5 पे परेशान नहीं होना आप, बस ये जो इमेज के तौर पे एग्ज़ाम्पल्स दी गई हैं इसमें ये 5 कर रहा है 15 में से। तो यहाँ पर उसने क्या किया था कि रैंडमली कोई से भी ले लिए थे। यहाँ पर उसने क्या किया, उसने डिसाइड कर लिया है कि उसने 15 में से करना है, तो पहले और उनको निकाल दिया, उसके बाद हर 2-2 के गैप के बाद वो सेलेक्ट करता जा रहा है। इस तरह उसके 5 पूरे हो गए हैं, ठीक है। एक सीक्वेंस है। अब उसमें चाहे मेल आ रहे हैं, चाहे फीमेल आ रहे हैं, चाहे सारे फीमेल आ जाएँ, चाहे सारे मेल आ जाएँ, ठीक है। क्लियर है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग आप लोगों को? यस मैम। इससे क्या होता है, ये थोड़ा-सा ये जो मतलब नंबर्स जी। मैम ये जो नंबर्स वो सिलेक्ट करता है रिसर्चर कि आपने कहा ना 15 जो है तो वो अपनी मर्जी से रिसर्चर वो जो है वो अपनी सिलेक्ट मर्ज़ी करता से है नंबर्स डिसाइड को। करता है कि कौन-सा पैटर्न फ़ॉलो करेगा, ठीक ओके है। ओके मतलब ये सिस्टमैटिकली वो वो 2 का गैप ले, 3 का गैप ले, 1 का गैप ले, जिस तरह उसको जो मर्ज़ी ले, हाँ सूटेबल जी। लगे। सिर्फ़ इसलिए है कि नहीं मैम, मैं ये गैप की बात नहीं कर रही, मैं पार्टिसिपेंट्स की बात कर रही हूँ। फॉर वो एग्जांपल सैम्पलिंग में जितने पार्टिसिपेंट्स आए हैं तो ये उसकी अपनी वो मर्ज़ी पे होता सैंपल के है। हिसाब से नहीं, ये लेगा या वो अपनी मर्जी से हाँ, वो अपनी जो मर्ज़ी है से ले रहा है। यहाँ पर वो 15 हैं, वो ओके उन्हें जस्ट उसे मुनासिब लग रहा है कि वो बस 5 लोगों की स्टडी एज़ अ सैंपल 5 लोगों को कर लेगा, ठीक जी है। जी। ओके, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग की तरफ आते हैं। ओके, थैंक यू। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग होता है, अच्छा ये सिस्टमैटिक और सिंपल रैंडम सैम्पलिंग आप लोगों से अगर मैं पूछूं कि जब वो रैंडमली उधर भी कर रहा था सिलेक्ट, तो उसे सिस्टमैटिक सैम्पलिंग वाला मतलब अगर आप लोगों से पूछूं कि आपको कौन सा इनमें से मुनासिब लग रहा है, तो आप को कौन सा मतलब अगर आप प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग करें तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के थ्रू करेंगे या सिस्टमैटिक के थ्रू करेंगे, आपको कौन सा सही लग रहा है? हाँ जी, कोई तो बताए। मैम अगर जैसे हम क्वेश्चनिंग कर रहे हैं स्टूडेंट से कुछ भी हो, तो फिर वो रैंडम सैम्पलिंग ज़्यादा बेस्ट नहीं रहेगी क्वेश्चनिंग कि तो किसी भी रैंडम रैंडम सैम्पलिंग स्टूडेंट भी, को खड़ा कर लें? हाँ, रैंडम सैम्पलिंग भी बेस्ट रहेगी। लेकिन अगर हम ऐसे ही हमने कोई सर्वे करना है, ठीक है? वहाँ हाँ पर जी, मेरा अपनी ख़्याल है रिसर्च करनी है तो उसमें हमने बेस्ट रिजल्ट के लिए फिर सिलेक्टेड चूज़ करेंगे।
बेस्ट रिजल्ट के लिए सिस्टमेटिक इसलिए भी है, फॉर एग्जांपल रैंडमली सिलेक्शन के टाइम पे आपको थोड़ा ऐसी चीज़ें सी फेस करनी पड़ जाती हैं कि पॉपुलेशन में कुछ लोग ये कह दें आपको कि मैम वो मतलब सॉरी मैं वो ऐड कर दूं, कोई सी स्टूडेंट ने आई थिंक ज्वाइन किया है। अगर आपको पार्टिसिपेंट्स में से पॉपुलेशन में से आप पर ये रिसर्चर पर ये इल्ज़ाम ना लगाएं कि उन्होंने अपनी मर्ज़ी के रैंडमली सिलेक्ट किए हैं। तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में थोड़ा-सा रिसर्चर जो होता है उसे ये टेंशन होती है, ठीक है? कि मतलब आपने अपनी मर्ज़ी के लोग रख लिए होंगे, जबकि उसने नहीं रखे, उसने रैंडमली ऐसे ही दरमियान से ले लिए। सिस्टमैटिक में क्या होता है कि एक किस्म का वो रूल डिसाइड कर लेता है कि जी मैं हर 3 के बाद वाला बंदा जो है वो आ जाए उठकर। इससे क्या होगा कि किसी को शिकायत नहीं रहेगी और जो रिसर्चर है उसका अपना दिल भी ऐसे सैटिस्फैक्शन सी हो जाएगी उसे कि जो है मैंने ईमानदारी से काम किया। तो मेरा ख़्याल है इस लिहाज से सिस्टमैटिक सैम्पलिंग जो है वो ये समझ लें कि लोगों के एतराज़ात भी ख़त्म हो जाएँगे और आपका भी एक बड़े सिस्टमैटिक वे में आपकी सिलेक्शन भी हो जाएगी सैंपल्स की, ठीक है? स्ट्रेटिफाइड यस मैम। सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग हम पढ़ रहे हैं स्ट्रेटा, ठीक है, से निकला है स्ट्रेटिफाइड। इसका मतलब ये होता है एक ग्रुप बना दिया जाता है लोगों का जो कि सेम कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हों। अब आपने यहाँ पिक्चर में देखें सिंपली कि जो फीमेल्स हैं उन्हें अलग कर दिया गया है और मेल्स को अलग कर दिया, यानी कैटेगरी वाइज या करेक्टरिस्टिक वाइज जो है पॉपुलेशन को डिवाइड कर दिया गया। अच्छा जी, पहले पॉपुलेशन को डिवाइड करेंगे, जो डिवाइड करके जो ग्रुप बनेंगे वो कहलाएंगे स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में स्ट्रेटास, ठीक है? स्ट्रेटा कहलाएगा ग्रुप। अब जो फीमेल का ग्रुप है वो 6 फीमेल्स हैं और बाकी जो 9 हैं वो मेल्स हैं। अब स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में ये होता है कि अब वो कैसे डिसाइड करेगा कि मेल कितने होने चाहिए सिलेक्ट और फीमेल्स कितनी होनी चाहिए। तो इसमें प्रोपोर्शनेट और डिसप्रोपोर्शनेट का कॉन्सेप्ट होता है। प्रोपोर्शनेट ये कहते हैं कि आप जो सैंपल का साइज़ है वो पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन के लिहाज से सिलेक्ट करेंगे। अब आप इमेज में देखें कि फीमेल्स 6 हैं और मेल्स 9 हैं, तो मेल्स में से ज़्यादा सिलेक्शन हो रही है, फीमेल्स में से थोड़ी हो रही है। मेल्स 3 सिलेक्ट हो रहे हैं, फीमेल्स 2 हो रही हैं। अब उसने अपनी मर्ज़ी से नहीं किया ये, उसने बाकायदा थ्रू प्रॉपर फार्मूला इसे सिलेक्ट किया है। अब फार्मूला क्या है? अगर आप लोगों के पास कॉपी पेन इस टाइम पर पास मौजूद है तो बेशक से वो आप एक बार राइट कर लें या फिर मटेरियल पर मैंने वो राइट किया हुआ है। यस मैम है। हाँ जी, तो फार्मूला है सैंपल साइज डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन साइज मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेटा साइज, ठीक है? स्टूडेंट्स बहुत लेट ज्वाइन करते हैं, मुझे डिस्टरबेंस होती है। सख्ती करने को दिल मैम नहीं सैंपल चाहता। सैंपल साइज साइज डिवाइडेड बाय सैंपल साइज डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन साइज डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन साइज मल्टीप्लाइड बाय मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेटा साइज। अब जो सैंपल साइज है वो क्या है, ठीक है? अब फॉर एग्जांपल आपका जो यहाँ पर सैंपल साइज है, इस वक्त आप फीमेल्स का निकाल रहे हैं प्रोपोर्शन, ठीक है? कि आप फीमेल में से कितने सेलेक्ट करेंगे, तो आप इस वक्त सैंपल साइज क्या रखेंगे? 6। फीमेल 6 हैं तो आप लिखेंगे 6 डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन टोटल कितनी है? 15 थे, तो आप लिखेंगे डिवाइडेड बाय 15 और मल्टीप्लाइड बाय यस मैम जितने सेलेक्ट हुए। हाँ जी। नहीं, 1 मिनट। सैंपल साइज़ जो आप लिखेंगे वो आप जितने सेलेक्ट करना चाह रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 5 का डिसाइड किया हुआ है कि आपने बस 5 पार्टिसिपेंट्स लेने हैं। असल हम जो प्रोपोर्शन मालूम कर रहे हैं वो हम इसलिए मालूम कर रहे हैं कि जो है हमने हर स्टेटा में से कितने लोग लेने हैं। ये तो डिसाइडेड है, हमने टोटल 5 लोग सेलेक्ट करने हैं। अब हमें ये नहीं पता हमने फीमेल्स में से कितने करने हैं और मेल्स में से कितने हैं। तो उसका ये बेसिकली फार्मूला है। तो फीमेल का फार्मूला अगर आप लगाएंगे तो सैंपल साइज़ इस टाइम पे जो होगा वो 5 होगा, ठीक है? डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन पूरी 15
मल्टीप्लाइड बाय जो स्ट्रेटा साइज है वो अब आपके इस स्ट्रेटा का साइज है, इसका फीमेल्स का, यानी 6। अब आप इसको सोल्व करें तो आंसर में 2 आना चाहिए। सोल्व करके मुझे बताएं आपका जो आउटपुट है वो 2 आ रही है। मैम हमने सैंपल साइज कितना लिया? दोनों मेल फीमेल दोनों? जी सैंपल मैम 2 आ रहा साइज है। सैंपल साइज हमने लेना है 5 पूरा, जितने हम सैंपल सेलेक्ट करना चाह रहे हैं। मेल फीमेल दोनों? हाँ जी, 5 दोनों पूरा सैंपल साइज। ओके ओके ओके। 5/15 करेंगे तो देखें डिवाइड होके नीचे 3 आ जाएगा, और फिर उसे स्ट्रेटा और साइज फिर जो 3 है, जो है वो 3 2 6 हाँ पे। जी 6 से हो जाएगा तो आपका आंसर 2 आ जाएगा। तो यहाँ जी पर मैम आपने फीमेल 2। प्रोपोर्शन जी निकाल मैम। ली है, तो इससे आपको पता चल गया कि आपने फीमेल 2 सिलेक्ट करनी है। अब सेम इसी तरीके से उसी फार्मूले में मेल वाली साइड को करके देखें तो वहां पर 3 आएगा। यस मैम। समझ आ गई है? यस मैम। ठीक है। अब उसे ये तो पता था कि मैंने 15 में से 5 का सैंपल लेना है, लेकिन अब जो उसको ये कन्फ्यूजन थी ना कि वो मेल में से कितना ले और फीमेल में से कितने पार्टिसिपेंट्स लें, तो वो कन्फ्यूजन दूर करने के लिए यहाँ पर प्रोपोर्शनेट और डिसप्रोपोर्शनेट का आता है। प्रोपोर्शनेट ये होता है कि आप उनकी स्ट्रेंथ को देखते हुए उसकी बेस पे सिलेक्ट करें। अब फॉर एग्जांपल मेल ज़्यादा हैं तो असूलन जो है हमें ज़्यादा पार्टिसिपेंट मेल से ही लेने चाहिए। तो इस शक को मिटाने के लिए फार्मूला क्रिएट किया है कि वो ऑटोमेटिकली फार्मूला के थ्रू ही डिसीजन हो जाएगा प्रोपोर्शन के लिहाज से कि इतना स्ट्रेटम साइज है तो उसमें से इतने सेलेक्ट करने हैं। तो ऑटोमेटिक देख लें, आपके मेल साइड ज़्यादा थी तो 3 पार्टिसिपेंट्स उधर से फार्मूला के मुताबिक हो रहे हैं और 2 फीमेल साइड से। क्लियर है? यस मैम। ओके। यस मैम। स्ट्रेटिफाइड का जो सिंपल कॉन्सेप्ट है वो यही है कि इसमें आप ग्रुप का वर्ड नहीं यूज़ करेंगे। अगर आपसे इसमें क्वेश्चन करेंगे कि स्ट्रेटा क्या होते हैं, तो आपने ये कहना है कि स्ट्रेटा कैटेगरी वाइज हम जो पॉपुलेशन है उसको मतलब करेक्टरिस्टिक्स की बेस पे अलग अलग उसमें डिवाइड कर देते हैं, तो वो जो डिवीजन होती है उनकी वो स्ट्रेटा कहलाती है, वो जो ग्रुप होता है वो स्ट्रेटा कहलाता है। ठीक है। उसके बाद आपसे ये क्वेश्चन किया जाता है कि जी आप किस बेस पे फिर उस स्ट्रेटा में से सैंपल किस बेस पे सिलेक्ट करते हैं, तो आपने कहना है प्रोपोर्शन की बेस पे। जितना तनासुब होगा, प्रोपोर्शन मीन्स, ठीक है, जितना तनासुब होगा किसी भी स्ट्रेटा का उसी हिसाब से फिर साइज होगा। तो वो कहीं अगर आपसे ये क्वेश्चन करें कि आप ये बात कैसे डिसाइड करेंगी कि इतना है तो इतना ही उसका मतलब रेशो या प्रोपोर्शन बनता है, तो आप फिर फार्मूला बताएंगी कि मैं इस फार्मूला के थ्रू जो है वो सैंपल सेलेक्ट करूँगी। आई थिंक ये आपको क्लियर होगी बात अब। मैम जरा जी जी। फार्मूला आप डिस्टॉर्शन है रिपीट आपकी कर आवाज़ में, दीजिएगा। मुझे क्लियर नहीं आ रही। अगेन एक्सप्लेन करूं? फार्मूला अगेन जरा रिपीट कर दीजिएगा। ओके, मैं फार्मूला रिपीट कर रही हूँ। सैंपल साइज, नहीं जो फार्मूला है मैम, फार्मूला जी फार्मूला ही बता रही हूँ मैं आपको। सैंपल साइज डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन साइज मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेटा साइज। कर लिया है आपने नोट? यस मैम। ओके। अब आगे चलते हैं हम क्लस्टर सैम्पलिंग की तरफ। तो क्लस्टर सैम्पलिंग क्या होती है? क्लस्टर सैम्पलिंग में भी ग्रुप्स ही बनाए जाते हैं। ठीक है। कुछ ग्रुप्स बना दिए जाते हैं किसी ना किसी करेक्टरिस्टिक की बेस पे। फॉर एग्जांपल आप फर्ज कर लें ये एजिस की बेस पे बने हुए हैं। ठीक है। इस एज से मतलब जो 25 तक के लोग हैं वो इधर आ जाएं, तो 2 मेल और 1 फीमेल आ गई हैं। 30 तक के हैं वो इधर आ जाएं, इस बेस पे इन्होंने यहाँ पर क्लस्टर बना दिए हैं। ठीक है। अब वो कम्बिनेशन है मतलब मेल फीमेल्स का। अब इसमें क्या होता है, इसमें बनते ग्रुप ही हैं लेकिन उन्हें स्ट्रेटा नहीं कहा जाता, उन्हें क्लस्टर कहा जाता है। ठीक है। सबसे पहली बात, सबसे इन दोनों में डिफरेंस है। गौर से सुनिएगा, इसमें स्ट्रेटा कहलाते हैं और इसमें क्लस्टर कहलाते हैं। किसी भी कोई सी एक खसूसियत की बेस पे वो उन्हें अलग कर देते हैं। फॉर एग्जांपल क्वालिफिकेशन बेस पे एमफिल वाले इधर आ गए हैं, पीएचडी वाले इधर आ गए हैं, ठीक है, मास्टर्स वाले इधर आ गए हैं, ग्रेजुएशन वाले इधर आ गए हैं, मैट्रिक वाले इधर हैं। इस बेस पे इन्होंने बना दिए। अब क्लस्टर बन गए हैं ये,
गलती से ग्रुप या स्ट्रेटा का वर्ड यूज़ मत करिएगा क्लस्टर सैम्पलिंग में, क्लस्टर ही कहिएगा। क्लस्टर बन गए हैं, उसके बाद आपने उधर क्या करते थे, हर स्ट्रेटा में से हम सिलेक्ट करते थे रैंडमली, ठीक है। वो अपनी आसानी के लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ क्लस्टर में क्या करते हैं कि हम पूरा क्लस्टर सिलेक्ट करते हैं। क्लियर है? चाहे अब उसमें जितने मेल हों जितनी फीमेल हों, इस चीज़ को हम नहीं रखते माइंड में, बस सिर्फ ये है कि पूरा एक क्लस्टर सिलेक्ट कर लेते हैं। क्लियर हो रही है बात? मैम दोबारा बता दे इसको। मैम ये किस तरह से आपने एज वाइज कहा कि सेपरेट मेल और फीमेल मैंने और फिर क्लस्टर सिलेक्ट करना? हाँ, मैंने ये कहा है कि यहाँ पर तो हमने जेंडर वाइज कैटेगरीज अलग कर दी थी ना, अब यहाँ पर इन्होंने Yes, ma'am. जेंडर वाइज नहीं दी हैं की हैं, लेकिन किसी न किसी एक स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक की वजह से किसी एक सिमिलर करेक्टरिस्टिक की बेस पे कर दी है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये एज वाइज भी कर सकते हैं कि इतने से इतने एज के लोग हैं, उनका एक अलग क्लस्टर बना लिया, ठीक है, और ये इस एज वाइज बना लिया, या फिर मैंने एग्जांपल दिया क्वालिफिकेशन की बेस पर, ठीक है। ये सिर्फ आपको समझाने के मेल लिए फीमेल कंबाइन होंगे लेकिन एज हाँ, वाइज और किसी करेक्टरिस्टिक के हाँ वाइज वो जी, ग्रुप बन जाएंगे, हाँ क्लस्टर जी, बन जाएंगे, सॉरी। बिल्कुल, बिल्कुल। मेल और फीमेल के तो जस्ट 2 ग्रुप्स बनते हैं, ठीक है। वो तो यहाँ पर कंबाइन होंगे। हाँ जी, यहाँ पर काफ़ी हमारे सामने ग्रुप्स हैं, काफ़ी सब ग्रुप्स हैं, लेकिन कोई सी एक करेक्टरिस्टिक ज़रूर है, तो वो करेक्टरिस्टिक मैं इन्होंने अपने जो एग्जाम्पल आपको क्लियर करने के लिए, अगर ये यहाँ पर मेल और फीमेल के अलग अलग बनाते ना तो आपने कंफ्यूज हो जाना था, आपके माइंड में वो मेल और फीमेल जेंडर ही चल रहा होता। यहाँ पर इन्होंने कंबाइन इसलिए बनाए हैं कि कोई सी भी एक करेक्टरिस्टिक, क्वालिफिकेशन सेम होना या एज सेम होना, हाइट सेम होना, किसी भी करेक्टरिस्टिक की बेस पे आपने ग्रुप्स बना दिए इक्वल साइज़ के, ठीक है। ये भी याद रखें, जहन में रखें, यहाँ इक्वल साइज़ के बनाए हुए हैं, ठीक है। अब उसमें इन्होंने क्या करना है, अब इन्होंने हर ग्रुप में से रैंडमली नहीं सिलेक्ट किया, इन्होंने पूरा एक क्लस्टर सिलेक्ट किया है, एक ये ले लिया रैंडमली, यानी अब इन तमाम सब ग्रुप्स में से रैंडमली कोई सा एक ग्रुप उठाएंगे, ठीक है। मैं आप लोगों को समझाने के लिए ग्रुप की टर्म यूज़ कर रही हूँ, अदरवाइज आप इनको क्लस्टर समझें। एक क्लस्टर ये है, 15 लोग थे तो 5 बन गए, ठीक है, 3-3 के, एक ये है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। इन्होंने अब इन क्लस्टर्स में से रैंडमली कोई से 2 क्लस्टर्स पिक कर लिए हैं। क्लियर है? चाहिए इन्हें 5 पार्टिसिपेंट्स थे, लेकिन पूरा क्लस्टर सैम्पलिंग में पूरा ग्रुप उठाते हैं, इसलिए 6 ही, अब उन्हें 6 पे ही स्टडी करनी पड़ेगी। समझ में आ गई ये बात? यस मैम। जो यस मैम। स्ट्रेटिफाइड है और क्लस्टर है, उन दोनों में ये फ़र्क है कि स्ट्रेटिफाइड में जो ग्रुप बनते हैं उनमें से रैंडमली आप पार्टिसिपेंट लेते हैं, लेकिन क्लस्टर में पूरा फिर जो ग्रुप बनते हैं उनमें से पूरा ग्रुप रैंडमली उठाते हैं, ठीक है, पूरे क्लस्टर को उठाते उसमें हैं। प्रोपोर्शन मैटर करती है कि जितनी प्रोपोर्शन होगी, स्ट्रेटिफाइड मेल में ज्यादा प्रोपोर्शन फीमेल ज्यादा, मैटर करती उतने है, ही हमें सेलेक्ट बिल्कुल करना है। बिल्कुल। स्ट्रेटिफाइड में प्रोपोर्शन मैटर करती है, क्लस्टर में प्रोपोर्शन मैटर नहीं करती। अब देखें, वो 5 चाहिए थे लेकिन वो 5 नहीं ले सकता, 3-3 के क्लस्टर्स हैं, तो उसने फिर उसे 6 पे ही स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है। ओके मैम। अब मुझे बताएं कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स आज पढ़नी है, वैसे ये बहुत इजी हैं, उनकी निस्बत ज़रा ज़्यादा इजी हैं ये, तो हम जल्दी मैम से लेकिन थोड़ा सा ना कंफ्यूजिंग है, आई थिंक इतना इनफ है। चलें, ठीक है। अगर आप लोग कहते हैं, वैसे मैंने सोचा था बाकी मेंबर से भी आप पूछ लें प्लीज। कर लें मैम, कर लें। ये वाला काम जो खत्म है हो नॉन प्रोबेबिलिटी, ये बहुत इजी है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है, जबकि क्लस्टर ये जो थी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग थी, थोड़ी सी है, मतलब बार बार आप करेंगे ना इसे तैयार तो आपको हो जाएगी। अच्छा जी, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में बता देती हूँ कि नॉन प्रोबेबिलिटी तो नॉन रैंडमली, जो रिसर्चर होता है अपनी मर्जी से अपनी आसानी को देखते हुए करता है सिलेक्ट, ठीक है। तो पहली है कन्वीनियंस सैम्पलिंग। कन्वीनियंस नाम से ही पता चलता है, अपनी कन्वीनियंस के लिहाज से, अपनी आसानी के लिहाज से, जो सहूलत को देखते हुए रिसर्चर सेलेक्ट कर ले। अब यहाँ पर इन्होंने डिफरेंट लोगों का एक ग्रुप है, पॉपुलेशन है, उसमें मेल फीमेल मिक्स किए हुए हैं, ठीक है, वो हैं, लेकिन रिसर्चर ये दरमियान में ये रिसर्चर है, रिसर्चर ने क्या किया है, जिनसे वो इजीली डाटा ले सकता है ना अपने पास वालों से, बस जस्ट उनको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, अपनी कन्वीनियंस के लिहाज से। सबसे ईजीएस्ट
सबसे मतलब ये समझ लें कि आराम तलब सैम्पलिंग टेक्निक है कि बस फॉर एग्ज़ाम्पल आपने टीचर्स का डाटा इकट्ठा करना है और आप स्कूल में खुद भी जॉब करें, तो आप क्या करेंगी, क्वेश्चनेयर फिल करवाने हैं, आप अपने ही स्कूल के टीचर्स को बस दे देंगी, वो आपको वो करके फिल करके दे देंगे। तो उसे कहते हैं कन्वीनियंस सैम्पलिंग। कोई मतलब रैंडमली सिलेक्शन नहीं होती, इसमें कुछ नहीं होता, बस आपने अपनी कन्वीनियंस को देखते हुए पास के लोगों से ही फिल करवा लिया है। क्लियर है? ईज़ी है बिल्कुल। यस यस पर्पज़िव यस सैम्पलिंग, मैम पर्पज़िव सैम्पलिंग इसका एक और नाम जजमेंटल सैम्पलिंग भी है, ठीक है? पर्पज़िव इसलिए कहा जाता है कि सिर्फ़ आपने उन लोगों को सिलेक्ट करना है जो आपकी स्टडी के पर्पज़ को फुलफ़िल कर रहे हों, ठीक है? आपने टीचर्स का डाटा लेना है लेकिन 8th क्लास के स्टूडेंट की स्टडी कर रहे हैं, तो आप ज़ाहिर-सी बात है किन टीचर्स को फ़ोकस करेंगे जो 8th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है? वो टीचर्स हैं जो 8th क्लास को पढ़ाते हैं, क्योंकि आपका मकसद है एलिमेंट्री लेवल के सिस्टम को बेहतर करना। तो आप सिर्फ़ 8th क्लास के स्टूडेंट्स से ही टीचर से ही डाटा कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे, यानी आपका पर्पज़ होगा बस उसी को ही अचीव करेंगे। तो अब देखें वो दरमियान में जहाँ-जहाँ पर 8th क्लास के टीचर्स मिलेंगे, वो जस्ट उनसे ही उन तक ही जाएगा और उन्हीं से ही डाटा ले लेगा, ठीक है? अब इसमें कोई रैंडमाइज़ेशन नहीं है, बस उसने सोच लिया 8th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, बस उन्हीं से राब्ता करके और उन्हीं से ले लिया है। उनमें से मतलब अपने पर्पस को देखते हुए। जजमेंटल भी यही है कि मतलब डिसीजन खुद ले लिया उसने कि बस मैं 8th क्लास के ही टीचर से लूँगा। तो इसलिए ये दोनों नाम पर्पसिव एंड जजमेंटल का मतलब यही है कि वो डिसाइड कर लेता है कि बजाय ये कि मैं और टीचर से इकट्ठा करूँ, ये करूँ, वो। मैं सिर्फ़ ना जिस जो मकसद मेरा स्टडी का है ना, मैं तमाम टीचर्स के बजाय मैंने अगर एलिमेंट्री के बच्चों को देखना है तो मैं सिर्फ़ एलिमेंट्री टीचर्स को ही मैं फ़ोकस कर लेता हूँ, बाकी क्या जवाब देंगे, ठीक है? ये बात जो आपने डिसाइड की है, ये पर्पसिव और जजमेंटल सैम्पलिंग कहलाती है। क्लियर है आप लोगों को? उसके बाद नेक्स्ट है यस मैम क्लियर है नेक्स्ट है यस मैम स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल का सिंपली नाम से एक कॉन्सेप्ट होता है स्नोबॉल का कि हम छोटी सी बॉल बना के स्नो की अगर हम पहाड़ से ऐसे नीचे की तरफ फेंकते हैं तो वो जैसे-जैसे बढ़ती जाती है, अपने साथ स्नो को अटैच करती जाती है, उसके साथ जुड़ती रहती है, वो मज़ीद बढ़ती रहती है आखिर तक पहुँचने तक। ठीक है? यानी बाकी जितनी भी स्नो उसके रास्ते में आती हैं, वो सारी उससे अटैच होती रहती हैं, वो जुड़ती रहती है। ये स्नोबॉल नाम इसी टेक्निक की वजह से दिया है। अब इसमें इसको मतलब रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करते हैं कि जो रिसर्चर होता है वो अपने करीब तरीन या सबसे हायर अथॉरिटी है, फॉर एग्जांपल आपने एलिमेंट्री टीचर्स का डाटा इकट्ठा करना है, तो आप क्या करेंगे कि आपके मतलब दोस्ती है किसी डीओसीओ से है, ठीक है? आपकी दोस्ती हायर अथॉरिटी से है, तो आप सबसे बेस्ट टेक्निक यही करेंगे कि आप डायरेक्ट उन्हीं को ही पकड़ा दें बंडल अपना क्वेश्चनेयर का कि प्लीज़ अपने ना जो इंस्टीट्यूट के जो टीचर्स हैं एलिमेंट्री के, तो उनसे करवा दें। अब ये सबसे बेस्ट वे होगा क्योंकि उन्हें पता है कि जो वो सीईओ है उन्होंने बस एक ऑर्डर देना है कि ये तमाम एलिमेंट्री टीचर्स हैं ये फिल कर दें, ठीक है? और तमाम टीचर्स की मजबूरी होनी है, उन्होंने फिल करके दे देना है। उससे क्या हुआ कि उसने सिर्फ 2 लोगों को पकड़ाया है, ठीक है? उन 2 लोगों ने आगे बाकी नीचे तक सबसे यानी फिल करवा लिया और फिर वापस रिटर्न कर दिया। तो उससे क्या क्या हुआ कि उसने एक को दिया था और वो आगे जाते-जाते वो काफ़ी सारे लोगों ने रिसर्च में उसको हेल्प आउट कर दिया है और वो वापस उस तक आ गई है। तो ये भी मतलब उसने अपनी ये वाली टेक्नीक भी नॉन रैंडमली ही की है और मतलब अपनी कन्वीनियंस, अपनी मतलब पर्पस को देखते हुए उसने ऐसे लोगों को सिलेक्ट किया जो आसानी से डाटा प्रोवाइड कर सकें उसे, ठीक है? आगे वाले लोगों से उसका कोई कंसर्न नहीं है, उसका सिर्फ़ इन 2 लोगों से कंसर्न है। इन 2 को पकड़ा दिया, उन्होंने करवा दिया और होता भी मोस्टली ऐसे ही है कि ऐसे ही बंदे को दे दी जाती, रिक्वेस्ट कर दी जाती, करवा दें, फिर वो अपने इदारे से खुद करवा देते हैं और वो आराम से फिर रिसर्च वर्क शुरू कर देते हैं, ठीक है? क्लियर है ये? उसके बाद है जी मैम ओके, उसके बाद है कोटा सैंपलिंग। यस मैम ओके, इसके बाद है कोटा सैंपलिंग। कोटा सैंपलिंग में ये होता है कि कोटा सैंपलिंग में आप कुछ डिसाइड कर लेते हैं कोटाज़, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल कि अब इन्होंने यहाँ मेल और फीमेल अलग 2 कैटेगरीज़ की हुई हैं। अब आपने फ़र्ज़ नहीं कर लेना कि आपने भी 2 कैटेगरीज़ अलग करनी है। डिफरेंट सिचुएशन या डिफरेंट कोटाज़ हो सकते हैं। कोटा का वर्ड तो आपने सुना होगा कि कोटा होता है, क्या होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल
कि आपने फ़िक्स कर दिया है कि आपकी स्टडी का जो पार्ट बनेंगे वो 35 से लेके 45 एजेस के लोग बनेंगे। तो ये कोटा सेट कर दिया, उस हमने कोटा कैटेगरी स्पेसिफाई कर हाँ दी। जी, आपने उसी उसको रूल को फ़िक्स कर दिया है कि 35 से 45 के जो लोग होंगे वो आपकी स्टडी का पार्ट बनेंगे या वो सैंपल बनेंगे। तो आपने अब इन लोगों में से 35 से 40 के एजेस के लोग सेलेक्ट कर लिए हैं और वो उस कोटा को जो यानी फुलफ़िल कर गया है वो आपके सैंपल का पार्ट होगा, ठीक है? इसी तरह आपने क्वालिफ़िकेशन का कोटा फ़िक्स कर दिया है कि आपने सिर्फ़ एमएससी लेवल के लोगों का है वो रिसर्च करनी है। तो वो जो एमएससी होंगे वो आपका सैंपल बन जाएँगे। जस्ट ये कॉन्सेप्ट है इसका। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जो मतलब कोटा बाज़-औक़ात आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए कह देते हैं कि स्ट्रैटिफ़ाइड में, कोटा में, इन चीज़ों में क्या फ़र्क है? तो इनमें सबसे मेजर डिफ़रेंस तो यही है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कोटा जो है वो नॉन रैंडम सैंपलिंग है, ठीक है? और जो स्ट्रैटिफ़ाइड है वो रैंडम सैंपलिंग है, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्नीक है, ठीक है? स्ट्रैटिफ़ाइड में रैंडमली सिलेक्शन होती है और कोटा सैंपलिंग में नॉन रैंडमली सिलेक्शन होती है। कोई प्रोपोर्शन नहीं होता, कुछ नहीं होता, बस सिर्फ़ आप एक कोटा फ़िक्स कर देते हैं, उसको जो फुलफ़िल कर जाएगा वो आपके सैंपल का पार्ट बन जाएगा। क्लियर है? यस मैम। ये चारों जो नॉन प्रोबेबिलिटी टेक्निक्स हैं, ये ऐसी टेक्निक्स हैं, ये तो आपको नाम से ही समझ में आ जाती हैं, ठीक है? जो ज़्यादा मतलब है, इनमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हैं, वो स्ट्रैटिफ़ाइड और क्लस्टर है और वहाँ से कोटा है। इनके कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए कि आप किसी को मतलब कोई आपसे पूछे ना, तो आप उन्हें इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि आप उन्हें बता सकें ईज़िली। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया होगा अच्छे से और आज मैं इतना ही चलें करवाती हूँ। नेक्स्ट इंशाल्लाह मेरा इरादा तो यही था कि मैं ख़त्म करवाऊँगी, लेकिन मैंने देखा था तो ये अच्छा ख़ासा लेंथी हो रहा था। आप लोगों के लिए मतलब फिर प्रॉब्लम हो जानी थी। इसलिए मैं नेक्स्ट वीक और लगाना पड़ेगा रिसर्च पर ही, क्योंकि एक दिन मैं ये कंप्लीट करवाने पे लगाऊँगी और फिर नेक्स्ट में मैंने टेस्ट लेना है। टेस्ट के बगैर आगे नहीं जाऊँगी नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ। तो इसलिए किसी भी किस्म की प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे ग्रुप में पूछ सकते हैं, ठीक है?